हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज़िया सिद्दीकी एंड आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में सिद्दीकी फिज़िक्स क्लासेस में। आज हम 9th क्लास का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को मेरी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप मुझे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, आज हम टॉपिक क्या डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक है हमारे पास आज का जो चैप्टर है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी को तो आज हम डिस्कस करके चलेंगे, एनर्जी भी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं आज वाले पार्ट में, और जल्दी ही सेकंड पार्ट भी मैं इसका अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर वर्क से स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले वर्क डन है हमारे पास। वर्क डन की डेफिनेशन देखिए, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस देन वर्क इज सेड टू बी डन। यानी कि दो कंडीशन है हमारे पास। क्या है वो कंडीशन? एक है हमारे पास फोर्स और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसेस। तो यानी कि किसी भी वर्क डन के होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होना ज़रूरी है। पहला है हमारे पास फोर्स और दूसरा क्या है? हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो जब भी कभी हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम पर हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि वहाँ हमारे पास वर्क डन हो रहा है। यानी कि इनमें से किसी एक कंडीशन में भी अगर हमारे पास यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तब हम कहेंगे कि हमारे पास वर्क डन नहीं हो रहा है। यानी कि फोर्स अप्लाई करना ही हमारे पास वर्क डन नहीं होगा, वो ऑब्जेक्ट हमारा डिस्प्लेस भी होना चाहिए, तब हम उसे वर्क डन कहेंगे। और आपको ये अभी समझ आ जाएगा क्योंकि आप इसका फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पर वर्क डन का? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप खुद देखें, अगर हमारे पास फोर्स ज़ीरो हो गया तो भी वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है यानी कि हमने फोर्स लगाया भी और हमारे पास डिस्प्लेस भी नहीं हुआ ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना? ज़ीरो। और डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हुआ तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा? ज़ीरो। यानी कि टू नेसेसरी कंडीशन है वर्क डन होने के लिए। फर्स्ट है हमारे पास फोर्स और सेकंड है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला आता है हमारे पास W इज इक्वल टू एफ इंटू डी, जहाँ पर F रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हम D से। अब देखिए, ये हमारे पास फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ अलग अलग एंगल बना सकता है। तो यहाँ हमने एक फोर्स का फॉर्मूला दूसरा, वर्क डन का फॉर्मूला दूसरा लिया है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा क्या है हमारे पास? इतनी से टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक क्या हमारे पास? फोर्स है। तो इन दोनों के बीच में एंगल लगाकर जो भी एंगल होगा उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हम थीटा कहते हैं। ऐसे नॉर्मली लगा लेते हैं, जैसे बच्चे छोटी सी ब्लॉक कार्ट में क्या करते हैं, एक रस्सी बांध लेते हैं और उसको खिसकाते हैं। तो वो फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? हमारे पास इस डायरेक्शन में, और ये जो खिसकेगा उनका ब्लॉक कार्ड या जो भी कुछ था वो इस डायरेक्शन में खिसकेगा। तो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होता है, बस यही एंगल थीटा है। तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये थीटा वर्ड अभी 10th में आप लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना बता रही हूँ कि ये थीटा हमारे पास जो है वो किस किस के बीच में? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है। यहाँ तक समझ रहे हैं? अब इसी थीटा के बेसिस पर हमारे पास वर्क डन के टाइप भी आ जाते हैं, जो अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ वर्क डन के ऑन द बेसिस ऑफ थीटा कितने टाइप है हमारे पास? 3 टाइप हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और ज़ीरो वर्क डन। अब ये पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो वर्क डन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास पॉजिटिव वर्क डन, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन और पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि सपोज करें आपने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और ये फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, तो ये आपस में पैरेलल लाइन है, तो ये कोई एंगल नहीं बना रही है। जब पैरेलल लाइन है, कोई एंगल नहीं बनाएंगे तो ये सेम डायरेक्शन में भी कहलाएंगी हमारे पास। तो सेम डायरेक्शन में अगर हमारे पास कोई दो ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, सिंगल ऑब्जेक्ट जा रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तब हम ये कहेंगे कि वहाँ पर कौन सा वर्क डन हो रहा है? पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास कोई सपोज करें टेबल है, इस टेबल को हमने इधर से फोर्स लगाया और हमारे पास ये डिस्प्लेस भी किधर हो जाएगी? इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हम देखें इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो ये कैसा होगी हमारे पास? सेम डायरेक्शन में। और जब सेम डायरेक्शन होती है तो हम कहेंगे यहाँ हमारे पास कौन सा वर्क डन हो रहा है? पॉजिटिव वर्क डन। अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन है हमारे पास इसकी कौन सी? नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन की डेफिनेशन देखिए,
व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट का मतलब दोनों हमारे पास यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो थे वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे एग्जांपल ये लीजिए, फोर्स हमारे पास कहाँ हो गया, इधर, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहाँ हुआ, इधर। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180। तो या तो हम इसको कहेंगे एंटी पैरेलल या कहेंगे इनको अपोजिट डायरेक्शन। अगर ऐसा कभी हो रहा होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, तब जो वर्क डन होगा हमारे पास वो कौन सा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। हम जब कभी भी स्प्रिंग को खींचते हैं तो हमारे पास वो अपोजिट साइड में जाता है, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये जो वर्क डन होगा हमारे पास स्प्रिंग को कंप्रेस करने में या फिर स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में, दोनों कंडीशन में वर्क डन हमारे पास कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड टाइप इसका, जीरो वर्क डन। व्हाट इज जीरो वर्क डन? व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो इस बार कैसा होगा, 90 होगा। यानी कि F हो गया हमारे पास ये और D हो गया हमारे पास ये, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा हो, 90 बन रहा हो। अब इसके लिए जनरल एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो तुम्हारे पास कोई कुली है, उस कुली ने अपना सामान कहाँ रखा, सर के ऊपर रखा, तो उसका जो वेट है यानी कि फोर्स है वो कैसे वर्क कर रहा है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा होगा उसके अंदर, ऐसा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल वो बना पा रहा है, 90 बना रहा है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि हमारा वर्क डन कैसा हो रहा है, जीरो। और आप चाहें तो कुली को ये भी कह सकते हैं कि भाई जब तूने काम नहीं किया तो हम तुझे पैसे भी नहीं दे रहे। हाँ, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कह नहीं सकते, काम तो उसने किया है, पर फिजिकली अगर हम कहें तो वो वर्क डन नहीं हो रहा है। एक कंडीशन में और हमारे पास वर्क डन जीरो हो जाता है, जब हमारे पास कौन सी क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो हो जाता है, उस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि वर्क डन हमारे पास जीरो हो जाता है। एक और कंडीशन है हमारे पास वर्क डन जीरो होने की, वो भी याद रखें। अगर हम किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे हैं विद यूनिफॉर्म स्पीड, तभी भी हमारे पास वर्क डन कैसा होता है, ज़ीरो। क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि हर एक रेडियस जो है वो सरकमफेरेंस के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस कंडीशन में हमारे पास फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ हमारे पास हमेशा वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वर्क डन के लिए, नेगेटिव वर्क डन के लिए कंडीशन हो सकती है। अगर हम चाहें तो इनको नेगेटिव वर्क डन की कंडीशन में लिख सकते हैं। वैसे आप टेंशन नहीं लेना, मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन जल्दी ही डिस्कस कराऊंगी आप लोगों को। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी आप लोगों को पता ही है, एनर्जी क्या होती है हमारे पास, एबिलिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। यानी कि काम करने की जो एबिलिटी हमारे पास होती है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। एबिलिटी यानी कि जो काम हम कर सकते हैं, तो यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वर्क डन एनर्जी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर एनर्जी होगी तो हम वर्क डन कर सकते हैं। तो यहाँ हम एनर्जी का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, द एनर्जी पजेस्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी होंगी, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ए रनिंग एथलीट, यानी कि कोई हमारे पास रन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी हो जाएगी, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मोशन में होते हैं हम उनको कह सकते हैं दे पजेस्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब देखिए क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तो डेरिवेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्रेशन हमें इसके लिए फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम। एक स्मॉल एम मास का हमने कंसिडर कर लिया इनिशियली एट रेस्ट, यानी कि यू हमारे पास कितना है, ज़ीरो है, यानी कि हमारे पास रेस्ट में रखा हुआ है। अब हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया एफ, तो ये क्या होगा, हमारे पास मोशन में आ गया, यानी कि इसकी वेलोसिटी सपोज करते हैं हम कितनी हो जाती है, हमारे पास v हो गई। अब डिस्प्लेस भी हुआ है, इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल हमारे पास कहाँ है, यहाँ है। तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हो रहा है, एस डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट नहीं करेंगे, सेकंड नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ कहीं टाइम नहीं लेट करके चल रहे हैं। तो यहाँ हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेट करके चलते हैं। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और u आप लोगों को पता है हमारे पास कितना है, 0 है। तो क्या कर सकते हैं हम, वी स्क्वायर, यू 0 हो गया, इज इक्वल टू
2as हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। और अगर हम चाहें तो यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2a को v स्क्वायर के अपॉन में ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्प्लेस हुआ था इन टर्म्स ऑफ v और a है हमारे पास। समझ गए यहाँ तक? अब आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जब भी कभी भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, वेलोसिटी हमारे पास u2v चेंज हो रही है, तो यहाँ पक्का एक एक्सीलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है तो हमारे पास न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम अप्लाई कर सकते हैं, F इज इक्वल टू ma। तो हमने यहाँ पर F इज इक्वल टू ma अप्लाई किया तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया F इज इक्वल टू ma। ठीक है, यहाँ तक हमने अप्लाई कर दिया। अब आप देखिए, जब हम कभी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, हमने यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ हमारे पास ऑब्जेक्ट, जब कभी दोनों चीज़ें साथ साथ हो जाती हैं, यानी कि फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर साथ साथ हो रहे हैं, यहाँ फोर्स भी था और डिस्प्लेस भी हुआ ऑब्जेक्ट, तो यानी कि यहाँ हमारे पास वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन हो रहा है तो निकाल भी सकते हैं, कैसे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर हम s से, तो हमने लिख दिया यहाँ पर s। तो W इज इक्वल टू कितना हो गया? F इंटू एस। एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास? F की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? F इज इक्वल टू एम ए, वो पुट कर दिया हमने यहाँ पर, F इज इक्वल टू एम ए। क्लियर? अब देखिए F इज इक्वल टू एम ए तो हमने प्रूफ लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर S की वैल्यू भी तो हमने निकाली थी, तो इस S के प्लेस पर भी तो हम रखेंगे, क्या रखेंगे? v स्क्वायर अपॉन 2a, और इस a से हमने इस a को कट कर दिया और हमारे पास जो फॉर्मूला आया वो आया हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास किसके लिए फॉर्मूला है? वर्क डन के लिए। कौन सा वर्क डन था हमारे पास? वो जो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट तक, यानी कि यहाँ तक, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ तक लाने के लिए जितना तुम्हें वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन जो कर रहे हो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, दिस वर्क डन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होगा वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, इससे हमें बहुत सारे रिजल्ट पता चल सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में m आ रहा है और v आ रहा है, यानी कि किस वेलोसिटी से वो मूवमेंट कर रहा था। तो यहाँ हमारे पास ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर हम m को क्या कर दें, डबल कर दें, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? v को अगर हम डबल कर देते हैं तो क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी पे चेंजेस पड़ेंगे? तो एक छोटा सा लॉजिक आपको लगाना है। पहले ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो m और v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जो चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं वो दोनों साथ साथ इंक्रीज़ होती हैं और साथ साथ ही डिक्रीज़ होती हैं, और जो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, वो अगर कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो दूसरी वाली क्वांटिटी क्या होती है? डिक्रीज़ होती है। और एक क्वांटिटी हमारे पास क्या हो रही है? डिक्रीज़, तो नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब अपोजिट कनेक्शन में चलते हैं। तो अगर तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हाफ एम वी स्क्वायर है। मतलब हम कह सकते हैं कि m के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v स्क्वायर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन दोनों का सीधा सीधा असर पड़ेगा। अगर हम मास को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हैं, अब क्योंकि v का स्क्वायर है यहाँ पर, तो 2 टाइम्स का मतलब हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम। वैसे मैं अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करा दूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए आप लोग इन सारी चीज़ों को रेडी करके रखें।